नमस्कार साथियों, साप्ताहिक करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज नवंबर के अंतिम सप्ताह का करंट अफेयर आपके साथ साझा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुख्य पॉइंट है G20 शिखर सम्मेलन 2025। दोस्तों, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया। इसका G20 का मोटो होता है एकजुटता, समानता और स्थिरता लाना दुनिया भर में। इस बार इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया है। G20 के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल सदस्य देश 20 तो पहले थे। 2023 में जब इंडिया में G20 का बैठक हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। अच्छा, 20 में भी 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन है, तो कुल 21 हो जा रहा है। यह समूह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला समूह है। यह जो है दुनिया का 85% GDP अपने पास रखता है और 75% दुनिया का ट्रेड। G20 में कुल 60% एरिया आता है, जबकि 56% आबादी आता है। G20 का अगला सम्मेलन USA में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, पता होगा कि USA एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य रिश्ते को तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने G20 में शामिल नहीं हुआ, ना अपना प्रतिनिधि भेजा। तो ऐसे में G20 का अगला सम्मेलन USA में होगा, इस बात की खतरा बना हुआ है। दूसरी कंडीशन ये है कि G20 बिना अमेरिका के चल नहीं सकता, लेकिन अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं किए, इसके बावजूद G20 के द्वारा पर्यावरण को लेकर बिल पास किया गया और अमेरिका के अलावा सभी देशों पर सहमति जताई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका को बाइकआउट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप। इसकी प्रथम संस्करण हाल ही में श्रीलंका में खेला गया है। भारत ने नेपाल को हराकर ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। अगला पॉइंट है इंडस्ट्री मेड PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी निर्माण जो है HAL हॉल एंड L&T कंपनी ने मिलकर किया है। हाल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह रक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनी है। ये रक्षा के क्षेत्र में जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी निर्माण करते हैं। जैसे आपने तेजस का नाम सुना है, उसका निर्माण कौन किया है? हाल नहीं किया है। इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला पॉइंट है शंघाई महोत्सव। दोस्तों, शंघाई महोत्सव प्रत्येक वर्ष मणिपुर में मनाया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य होता है समृद्धि, परंपरा और संस्कृति का एक भव्य उत्सव के रूप में मनाना। शंघाई इसका नाम क्यों पड़ा? तो शंघाई एक दुर्लभ घोड़े सिंह वाले हिरण के नाम पे पड़ा। अगला पॉइंट है ब्लेड दाव को GI टैग। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक रूप से कृषि और सामान्य कार्य में उपयोग किए जाने वाले ब्लेड दाव को GI टैग प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है भारत के 4 नए श्रम कानून। 21 नवंबर से भारत में ये चारों कानून लागू हो गए हैं। इस चारों कानून को संसद द्वारा 1920 में पास किया गया था। यह श्रम के क्षेत्र में अलग अलग एरिया में लागू किए गए 19 कानून का जगह लेंगे। इसके तहत अब गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, गिग वर्कर कौन होते हैं? आप लोग आजकल देखे होंगे जो जोमेटो है या फ्लिपकार्ट है आदि है, उसमें जो इन्हें किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं थी, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता था। बस ये लोग काम करते थे, घर जाते थे। लेकिन अब इन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है हम और ये विश्व पुस्तक। दोस्तों, इसका लेखक मोहन वैद है। भारत के इतिहास, संस्कृति एवं भविष्य के बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। साथ ही RSS का भी उल्लेख इस बुक में किया गया है। कमेंट करके बताएं कि RSS की स्थापना कब की गई। दोस्तों, 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI का शपथ ग्रहण। दोस्तों, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया गया। इनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। दोस्तों, संविधान में उल्लेखित नियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, उम्र निश्चित होता है। मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम उम्र 65 वर्ष होना चाहिए, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम उम्र 62 वर्ष निर्धारित किया गया है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। अगला पॉइंट है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के मध्य व्यापार समझौता। आप लोग को पता होगा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट हुआ है। इसमें
प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट किए और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए। वहां जाने के बाद भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक त्रिपक्षीय व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। यह कनाडा से बिगड़ते रिश्ते के बाद एक पहला बड़ा कदम है भारत कनाडा का रिश्ता सुधारने का। हाल ही में कनाडा से रिश्ते सुधारने के लिए और भी कुछ काम किए गए, जैसे भारत कनाडा के मध्य रक्षा और व्यापार समझौता हुआ है। हाल ही में कनाडा में 51 फीट ऊंची श्री राम प्रभु का मूर्ति का अनावरण किया गया। आपको पता होगा कि जब कनाडा से रिश्ता 2 साल पहले जस्टिन ट्रूडो वहाँ का जब प्रधानमंत्री थे तो रिश्ते बिगड़ने लगे, तब वहाँ से हमारे देश के राजदूत को वापस बुला लिया गया। लेकिन हाल ही में अब दिनेश के पटनायक को कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। यह ग्रैंड स्लैम ओपन नहीं है, यह बैडमिंटन के क्षेत्र में खेले जाने वाले ओपन है। इसमें पुरुष एकल विजेता भारत के लक्ष्य सेन बन गए, इसीलिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने यूसी तनाका जापान की जो है उन्हें हराया है। अगला पॉइंट है नया महिला हेल्पलाइन नंबर 14490। यह नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह नंबर संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित और अधिक सुलभ सहायता हेतु जारी किया गया। अगला पॉइंट है संविधान दिवस। दोस्तों पता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। लागू नहीं हुआ थी, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसी दिन से भारत गणतंत्र घोषित हुआ है, लेकिन संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना लिया गया। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के नाम से संविधान दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में की गई, तब से लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं। अगला पॉइंट है फीना तूफान। दोस्तों यह एक साइक्लोन है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ है। इसका सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। हाल ही में कुछ साइक्लोन आए हैं, एक बार आपको रिवाइज करा दें। मोन्था तूफान, आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में आया है, जिससे भारत काफ़ी प्रभावित रहा है। अक्टूबर की बारिश 3-4 दिन की, आपको याद है? अक्टूबर या नवंबर में ही, हाल ही में। अगला पॉइंट है मेलिसा, यह कैरेबियन सी में आया है। ओंडुल, यह दक्षिण चीन सागर में आया है। अगला पॉइंट है 131वां संविधान संशोधन विधेयक। संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को लाने जाने का विचार बन रहा है। पूरा का पूरा उम्मीद है कि लाया जाएगा। इसका उद्देश्य है जो चंडीगढ़ यूटी है उसे अनुच्छेद 240 के अंदर लाना। अच्छा, अनुच्छेद 240 भाग 8 यूटी यानी यूनियन टेरेटरी के लिए जो बनाया गया है, उसके अनुच्छेद 239 से 242 है भाग 8 में। इसमें 240 अनुच्छेद के अंदर यह चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति को यूटी के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर सभी यूटी को नहीं लाया गया अब तक। तो किसे किसे लाया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लाया गया है। उसके बाद जो है दोस्तों लक्षद्वीप को लाया गया है, और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप को लाया गया, और एक है पुडुचेरी। तो इन चारों को इसके अंदर लाया गया है, जबकि दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को इसके अंदर नहीं लाया गया है। 8 टेरिटरी में 4 को लाया गया, 4 को नहीं लाया गया। तो अब संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 240 में चंडीगढ़ को लाने की बात की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर पर ध्वजारोहण। दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी एवं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। इस ध्वज का आकार 20 बाय 10 फीट यानी कि 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा थी, एवं ध्वज के ऊपर ओम तथा कोविदार वृक्ष का चित्र बना हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा कि इस मंदिर का निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2020 में प्रारंभ किया गया, एवं इसमें श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा 2024 में पीएम मोदी के द्वारा किया गया। अब पीएम मोदी द्वारा ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित की गई है। आप पढ़े होंगे मध्यकालीन भारत में कि मंदिर निर्माण का 3 शैली बहुत प्रसिद्ध था। इस 3 शैली में आप जाने होंगे कि उत्तर भारत में जो है नागर शैली प्रचलित था, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, जबकि मध्य भारत में कौन सा शैली प्रचलित था बच्चों? तो मध्य भारत में था बेसर शैली। तो इस नागर शैली उत्तर भारत में जो प्रचलित था, उसी के आधार पर रामलला मंदिर का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट है महिला कबड्डी विश्व कप 2025। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया और फाइनल आयोजन ढाका में हुआ था। इसमें भारत चीनी ताइपे को हराकर
टूर्नामेंट जीत ली है। भारत लगातार यह दूसरी बार टूर्नामेंट जीती है, जबकि पहली बार 2012 ईस्वी में पटना में विजेता बनी थी भारत। अच्छा, इस बार भारत का कप्तान कौन था? रितु नेगी। अगला पॉइंट है सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। दोस्तों, आपको पता है कि भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किया जाता है। यह इसका 19वां संस्करण था इस बार जो हुआ। तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2011 में। इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। अगला पॉइंट है हैली गुब्बी ज्वालामुखी। दोस्तों, हाल ही में इस ज्वालामुखी में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, फट गया है। यह ज्वालामुखी यूथोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है। यह एक सिल्ट ज्वालामुखी है। सिल्ट का मतलब क्या कह सकते हो कि एकदम बंद सा ज्वालामुखी है। बहुत दिनों तक शांत रहा यह ज्वालामुखी, लगभग 12,000 वर्षों तक शांत रहा। अब एकाएक नवंबर माह में यह फट गया। इससे इथोपिया में बहुत क्षति हुई है। अगला पॉइंट है मलेशिया में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। दोस्तों, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मलेशिया में सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन पे प्रतिबंध लगा दी गई है। यह प्रथम देश कौन है जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, हाल ही में फिजी। तो अब धीरे धीरे लगभग देश सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत में भी इस तरह का कानून लाए जा सकते हैं, पूरी संभावना है। अगला पॉइंट है डेविस कप 2025। दोस्तों, डेविस कप का आयोजन इटली में किया गया और इटली ने ही यह कप जीती है। इटली यह कप चौथी बार जीती है, जबकि लगातार तीसरी बार हो गया। इन्होंने स्पेन को हराया। डेविस कप किस क्षेत्र में खेला जाता है? तो डेविस कप जो है टेनिस के क्षेत्र में खेले जाने वाले खेल है। ICC T20 विश्व कप 2026। इसका आयोजन भारत एवं श्रीलंका में संयुक्त रूप से होना है। दोस्तों, हाल ही में ICC द्वारा रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि रोहित शर्मा पहले ऐसे एक्टिव क्रिकेटर होंगे जिन्हें ICC ने किसी टूर्नामेंट में ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो। इससे पूर्व आपको पता हो कि 2024 में ICC का टूर्नामेंट हुआ था, जो उसका 9वां संस्करण था। USA एवं वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से हुआ था। उसमें दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने टूर्नामेंट जीता था। उसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था, जो एक्टिव नहीं है। दोस्तों, 2026 में यह 10वां संस्करण होगा और इस टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी 2026 में होगी। अगला मुख्य पॉइंट है, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि रोहित शर्मा को कौन कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में तक प्रदान किया गया है। आपको पता होगा कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार एवं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि ये 2019 में ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने थे। अगला पॉइंट है कोटिगांव तथा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। यह दोनों ही वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। अच्छा, इसका नाम ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करें? गाँव और गोवा तो याद रह सकता है। इन दोनों अभ्यारण्य को मिलाकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पैनल नियुक्त किया गया था। उन पैनल का कहना है कि इन्हें टाइगर रिजर्व बना दिया जाए, लेकिन समस्या है कि टाइगर रिजर्व की घोषणा करता कौन है? तो संबंधित राज्य का सरकार टाइगर रिजर्व की घोषणा करती है। तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितनी है? 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो आपको याद होगा कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुई है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी लंदन है। लंदन जो कहाँ है? इंग्लैंड या UK में। यह लगातार 11वें वर्ष अपनी उपलब्धि कायम रखी है। जब भारत की सबसे बेस्ट सिटी कौन है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। लेकिन आपको पता है इस पूरे दुनिया के रैंक में बेंगलुरु 29वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में दुनिया भर की 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 270 सिटी का मूल्यांकन किया गया। एशिया का सबसे बेस्ट सिटी कौन है पता है? जापान की राजधानी टोक्यो, और उसके बाद सिंगापुर। अगला पॉइंट है टेस्ट क्रिकेट, जो भी हाल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेला गया था। इसमें भारत दूसरी टेस्ट में 408 रनों से हार गई। दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि 93 साल बाद भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भारत 400 या उससे अधिक रनों से हारा हो। इतनी बड़ी हार 93 साल पहले मिली होगी भारत को।
और दक्षिण अफ्रीका के लिए भी यही इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दक्षिण अफ्रीका भारत में आके भारत को 25 साल बाद किसी सीरीज में हराया। दक्षिण अफ्रीका 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। अगला पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम 2030। दोस्तों इसकी आयोजन भारत को करने की मिली है। भारत में भी अहमदाबाद में इसकी आयोजन होगी। अच्छा, पहले तो 2026 वाला कॉमनवेल्थ होना है, वो कहाँ होगा? स्कॉटलैंड, यूके में। देखिए दोस्तों, 2026 वाला कॉमनवेल्थ गेम होनी थी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया। तो अब फिर कहाँ होगा? कॉमनवेल्थ। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम किन देशों के मध्य होता है? तो यह गेम वैसे देशों के मध्य होता है जो कभी ना कभी अंग्रेज सरकार के उपनिवेश रहा, तो उन्हीं देशों के मध्य कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होता है। तो अब 2030 का आयोजन भारत में होगा और 2030 में ही कॉमनवेल्थ गेम का 100वां वर्ष हो जाएगा। अगला पॉइंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025। दोस्तों इसका 18वां संस्करण का आयोजन भारत में होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी IPL के तर्ज पर खेले जाने वाले एक टेस्ट क्रिकेट है। जैसे IPL तो T20 है, लेकिन सैयद मुश्ताक अली टेस्ट है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष दोस्तों ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड। दोस्तों इस अवार्ड का आयोजन न्यूयॉर्क सिटी USA में किया गया है। इसमें बेस्ट ड्रामा का अवार्ड रिवाल्स को प्रदान किया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एना मैक्सवेल मार्टिन को प्रदान किया गया। ये UK से संबंधित है। अगला पॉइंट है FIDE शतरंज वर्ल्ड कप। दोस्तों इसका आयोजन गोवा में हुआ था और इसमें जो है दुनिया के सबसे युवा जो 19 वर्ष की आयु में उज्बेकिस्तान की है जावोखिर शिंडारोव, इन्होंने विश्व शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। अगला पॉइंट है 3 नए जिला आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। दोस्तों राज्य सरकार का अधिकार होता है कि राज्य में प्रशासन, शासन एवं नागरिक के सुविधा के अनुसार नए जिले का गठन कर सके। उसी के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है, जिससे अब आंध्र प्रदेश में कुल जिला 26 से बढ़ के 29 हो गया है। अगला पॉइंट है रेयर मैग्नेट स्कीम की मंजूरी। हाल ही में केंद्र के कैबिनेट द्वारा रेयर मैग्नेट स्कीम की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए 7 वर्षों में 780 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मुद्रा रुपया बन गया है, वो भी भारतीय रुपया। दोस्तों 2025 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.3% नीचे हुआ है, जो एशिया में किसी भी देश यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे छोटे देश और अस्थिर देश, श्रीलंका जैसे अस्थिर देश से भी भारत की रुपया नीचे आ गया है। भारत की रुपया तब तक मजबूत नहीं हो सकती है जब तक कि अमेरिका से व्यापार पुनः सामान्य न हो जाए। इसलिए भारतीय रुपया अभी वर्तमान में और गिरने की उम्मीद है, गिर के यह 90 रुपया प्रति डॉलर चला जाएगा। अगला पॉइंट है वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष। दोस्तों जेंडी ग्लोबकिन को वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष चुना गया। ये कजाकिस्तान से संबंधित रखते हैं। ये पूर्व बॉक्सर हैं एवं 3 वर्ष तक ये अपने पद पे रहेंगे, यानी अभी 25 में बने हैं तो 28 तक अपने पद पे रहेंगे। अगला पॉइंट है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025। इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है, जिसका आयोजक था इंडियन आर्मी एवं CLAWS। यह इसका 3रा संस्करण था। इसके माध्यम से डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में रहता है, जबकि दूसरे नंबर पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और तीसरे नंबर पे जापान की राजधानी टोक्यो है और अपने देश भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया में 4थे नंबर की बड़ी आबादी वाले लोग यहाँ रहते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 इसे लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया का है। 2018 से लगातार इस इंडेक्स को जारी किया जा रहा है। इस बार के इंडेक्स में भारत का स्थान 3रा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया
यूएसए पहले स्थान पे, जबकि चाइना दूसरे स्थान पे रहा है। दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करने के लिए कुल 27 देश को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है दितवा चक्रवाती तूफान। हाल ही में दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह तूफान बना है। इसका नामकरण यमन द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि 30 नवंबर के आसपास भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर इस तूफान को टकराने की संभावना है। अभी यह तूफान वर्तमान में श्रीलंका में अपनी तबाही मचा रही है। श्रीलंका में इस तूफान की वजह से इतनी बारिश और तेज़ आंधी की वजह से काफ़ी वहाँ क्षति हो गई है, बाढ़ आ रही है। इस क्षति को देखते हुए भारत द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर श्रीलंका को मदद पहुंचाया जा रहा है। अगला पॉइंट है 2025-26 के भारत का जीडीपी वृद्धि दर। दोस्तों, IMF द्वारा भारत का जीडीपी वृद्धि दर 6.6% अनुमान लगाया गया है, जबकि हाल ही में भारत सरकार द्वारा तीसरे तिमाही का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस तीसरे तिमाही में भारत के जीडीपी ग्रोथ दर 8.2% दिखाया जा रहा है, जबकि दोस्तों श्रीलंका से हमारा व्यापारिक संबंध बिगड़ गया है। बावजूद भारत का जीडीपी दर कम नहीं हुआ है, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि भारत की रुपये का वैल्यू डॉलर के मुकाबले एशिया में सबसे अधिक गिर गई है, 4.3% गिरी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे छोटे देश और स्थिर देश का भी मुद्रा इतनी नहीं गिरी है। अगला पॉइंट है गोवा में श्री राम प्रतिमा का अनावरण। दोस्तों, हाल ही में PM मोदी द्वारा 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। बताया जा रहा है कि यह प्रतिमा दुनिया का सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा है। मोदी जी इस दौरान ही कर्नाटक के कोटि गीता लेखन यज्ञ में भी शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे हम लोग NJAC बोलते हैं। आपको पता होगा कि 99वां संविधान संशोधन द्वारा जजों की नियुक्ति एवं ट्रांसफ़र हेतु 2014 में इसे लाया गया था, लेकिन इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। अब पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कहने के एग्री हो गया कि इस कानून पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जजों की जो नियुक्ति है वो 5 सदस्यीय कोलिजम प्रणाली द्वारा होती है, और इस सभी 5 सदस्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य जज होते हैं। तो इन पे ये आरोप लग रहा है कि पक्षपात होती है इसमें। इसी कारण से 2014 में NJAC लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें जो है NJAC में 6 सदस्यीय एक कमेटी की प्रावधान की गई। इस 6 सदस्य में एक तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, 1+1 यानी 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और तीसरा भारत के विधि मंत्री, और चौथा हो गया भारत के विधि मंत्री, और 5वां प्लस 6ठा जो है 2 सदस्य चुने जाएंगे। अब इस 2 सदस्य को चुनने के लिए प्रधानमंत्री प्लस अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलके इन 2 व्यक्ति को 5वें और 6ठे नंबर के व्यक्ति को चुनेंगे। उसके बाद वो कमेटी जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जज को नियुक्ति एवं ट्रांसफर करेंगे। अगला पॉइंट है AUSI इंडेक्स सैन्य अभ्यास। अश्विन इंडेक्स सैन्य अभ्यास ये एक नौसेना का सैन्य अभ्यास है, जो AUS का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, IN का मतलब इंडिया, इन यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है इसकी आयोजन होती है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इस बार उत्तरी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है ADB द्वारा महाराष्ट्र को $400 मिलियन का ऋण सहायता। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक कनेक्टिविटी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ADB बैंक ने, ADB यानी कि
एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $400 मिलियन का ऋण सहायता प्रदान किया गया। दोस्तों आज का यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।